हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज़ अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल्स ट्यूब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम हमारी जो एमपीजी की सीरीज़ चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ रीजन वाइज हमको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिली। उसमें हमने डिफरेंट रीजन्स को, डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स को डिटेल में कवर किया था। अब जो हमारा ये वाला लेक्चर है, इसमें हम देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जो ऑल इंडिया लेवल पे काफ़ी फेमस है और मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि रीजन वाइज कौन सी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन इस्टेब्लिश हुई थी और न्यूज़पेपर्स, पब्लिकेशंस जो वीकलीज थे, उनका क्या रोल रहा था इंडिपेंडेंस में। तो सबसे पहले यदि हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो 1857 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे, उनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस करा था। अब हम देखेंगे 20th सेंचुरी में मध्य प्रदेश के कौन से इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे जो इमर्ज होकर आए थे एज अ नेशनल लीडर्स। तो सबसे पहला नाम है चंद्रशेखर आज़ाद का। ये चीफ रेवोल्यूशनरी थे जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे और मध्य प्रदेश के चीफ रेवोल्यूशनरी थे। ये बिलोंग करते थे भाबरा विलेज से। ये जो भाबरा विलेज है वो अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में आता है। इन्होंने बहुत छोटी एज में नेशनल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा इन्होंने 14 ईयर्स की एज में। और जब इन्हें अरेस्ट कर लिया गया तो उसके बाद में इन्होंने कोर्ट में अपने आप का नाम आज़ाद बताया, मतलब कि फ्रीडम, अपने फादर का नाम इंडिपेंडेंस बताया और अपने घर का एड्रेस जेल खाना बताया। ओके, और यहीं से इनका नाम पड़ गया चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ाद वर्ड इनके नाम में यहीं से ऐड हुआ था। यदि हम इनके टाइम पीरियड की बात करें और इनके एक्टिविटीज़ की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद टेरर के रूप में इमर्ज होकर आए थे फॉर ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स इनके नाम से लिटरली डरने लगे थे। ये इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। हम इस समय की यदि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की बात करें तो मोस्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में चंद्रशेखर आज़ाद इन्वॉल्व रहते थे। स्पेशली 1926 से 1931 के बीच में आपको जितनी भी इंसर्जेंसी की एक्टिविटीज़ देखने मिलेगी उसमें चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आता था। ये जनरल ऑफिसर थे इन कमांड ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी। ये HSRA काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते टाइम। चंद्रशेखर आज़ाद से रिलेटेड काफ़ी और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि सतारा रिवर है धीमापुर प्लेस के पास, जो कि झांसी और ओरछा के बीच में पड़ती है। वहाँ पे इन्होंने अपना कैंप इस्टेब्लिश करा था और यहाँ पर ये पंडित हरिशंकर के नाम से रहे थे, हरिशंकर ब्रह्मचारी। तो ये हरिशंकर ब्रह्मचारी कौन थे? ये चंद्रशेखर आज़ाद थे। ये यहाँ पे रहते थे और दिन के समय पे लोगों को फूड देते थे, लोगों के लिए खाना अरेंज करते थे, राम कथा लोगों को सुनाते थे और इसके अलावा यहीं पर ये कैरी आउट कर रहे थे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो कि उस समय झांसी में चल रही थी। ओके, तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनसे रिलेटेड। इसके बाद में यदि हम इनके डेथ की बात करें तो ये बेसिकली एल्फर्ड पार्क में फरवरी 27, 1931 को इनकी डेथ हुई। अब वो कैसे हुई? ये यहाँ पर छुपे हुए थे इस पार्क में इलाहाबाद के, और इनके किसी साथी ने ब्रिटिशर्स को इनके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। ब्रिटिशर्स ने इनको घेर लिया 10 बजे के आसपास। पहले ब्रिटिशर्स के बीच में और चंद्रशेखर आज़ाद इनके बीच में फायरिंग हुई और तब लास्ट में चंद्रशेखर आज़ाद के पास में एक गोली बची, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स उनको शूट करें उसकी जगह ये डिसाइड किया कि वो अपने आप को शूट कर लें और उन्होंने अपनी कनपट्टी पर खुद गोली चला ली और अपने आप को मार लिया और यहीं पे ये मार्टियर्ड हो गए। यदि हम दूसरी एक्टिविटीज़ की बात करें फ्रीडम मूवमेंट की, तो हम देखते हैं कि फ्रीडम मूवमेंट के समय जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था और गांधी जी उसके लीडर थे, तो साइमल्टेनियसली हम आज़ाद हिंद फौज के बारे में यहाँ पर देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस इस समय ये काफ़ी फेमस थे और ये आज़ाद हिंद फौज भी, और आज़ाद हिंद फौज में मध्य प्रदेश के काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करा।
काफ़ी सारे फाइटर्स थे जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे, स्पेशली देवास डिस्ट्रिक्ट से। देवास जो प्लेस है वहाँ के काफ़ी सारे लोगों ने आज़ाद हिंद फौज में पार्टिसिपेट करा था। इसके अलावा जो कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लों, जिनको प्रोसिक्यूट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, वो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। ओके, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गुरुबख्श सिंह ढिल्लों कहाँ से बिलोंग करते थे? शिवपुरी से बिलोंग करते थे। हम देखते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे काफ़ी सारे रेवोल्यूशनरीज ऐसे थे जो इंडिया के बाहर रहकर भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और उसमें से एक थे मौलाना मोहम्मद बरकतुल्लाह। इनको मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाली के नाम से भी जाना जाता है। इसके पहले भी हमने इनके बारे में डिस्कस करा है। ये मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। इन्होंने काफ़ी करेज दिखाई, काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करा जिसने इंडिया को इंडिपेंडेंस अचीव करने में हेल्प करी। ये अमेरिका, जापान, काबुल यहाँ पर रहकर भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था 1915 की जो काबुल की इंटीरियम गवर्नमेंट थी उसका। अब इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी फिगर में से एक थे शंकर दयाल शर्मा, जो कि इंडिया के 9th प्रेसिडेंट भी बने थे। सर्विंग टाइम था इनका 1992 से 1997 तक ये प्रेसिडेंट रहे थे। ओके, इसके अलावा ये 8th वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे, और जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय प्रेसिडेंट थे आर वेंकटरमन। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये चीफ मिनिस्टर भी रहे थे भोपाल स्टेट के 52 से 56 तक। 56 में तब भोपाल मध्य प्रदेश का पार्ट बन गया। मध्य प्रदेश जो न्यूली फॉर्म्ड स्टेट था उसका पार्ट बना। उसके पहले भोपाल एक पार्ट सी का सेपरेट स्टेट था, और उसके चीफ मिनिस्टर थे शंकर दयाल शर्मा। 1940 के समय इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेट करा, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ढंग से इमर्ज होकर आए ये उस समय। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करा, और ये हमेशा अपनी पूरी लाइफ टाइम लॉयल रहे नेशनल कांग्रेस पार्टी के लिए। इंडिपेंडेंस के बाद हम देखते हैं कि जो नवाब ऑफ भोपाल थे वो चाहते थे कि भोपाल एक सेपरेट स्टेट रहे, एक प्रिंसली स्टेट ही रहे। वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में से किसी का भी पार्ट नहीं बनना चाहते थे। और उसी समय पे ये जो शंकर दयाल शर्मा थे, इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा भोपाल को यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बनने में। शंकर दयाल शर्मा, इन्होंने पब्लिक एजिटेशन स्टार्ट करा अगेंस्ट नवाब इन दिसंबर 1948, जिसके कारण इनको अरेस्ट भी कर लिया गया। जो शर्मा थे वो 8 मंथ तक जेल में रहे फॉर वायलेटिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग। जो पब्लिक मीटिंग्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए थे भोपाल के नवाब ने, उन्होंने पब्लिक मीटिंग करी, इसलिए इनको अरेस्ट कर लिया गया। पब्लिक प्रेशर के कारण नवाब को इनको रिलीज़ करना पड़ा, और बाद में इन द एंड नवाब ने एग्रीमेंट साइन करा यूनियन गवर्नमेंट के साथ। हम देखते हैं कि तब हम इंडिया की इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, नेशनल मूवमेंट्स की बात करते हैं, तो उस समय न्यूज़पेपर्स ने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा। लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को इनकरेज करने के लिए न्यूज़पेपर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए। तो न्यूज़पेपर हमेशा से बहुत इम्पॉर्टेंट रहे। मध्य प्रदेश में भी इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा। तब मध्य प्रदेश लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय जैसे लीडर्स आए। उसके बाद में नेशनलिज्म की फीलिंग और ज़्यादा बढ़ गई, और इसी समय पे काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स मध्य प्रदेश में पब्लिश होना स्टार्ट हुए। और कभी ऐसी कोई सिचुएशन थी जब ब्रिटिशर्स ने रोक लगाया, बैन लगाया न्यूज़पेपर पे, और उसके लिए ऑपरेसिव पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी। उस समय पे भी लोग हिडन तरीके से छुप कर जो पेपर्स थे, न्यूज़पेपर्स थे, उसको लोगों तक पहुंचा रहे थे। यदि हम प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स की बात करें तो करमवीर, अंकुश, ये इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं। इसके अलावा सुबोध सिंधु, ये खंडवा में चलता था ये पेपर। इसके बाद में न्याय शुद्ध, ये हरदा का न्यूज़पेपर था। आर्य वैभव, ये न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ था बुरहानपुर में। इसके बाद में लोकमत जो न्यूज़पेपर था वो जबलपुर में था। प्रजा मंडल पत्रिका स्टार्ट हुई थी इंदौर में। सरस्वती विलास जबलपुर में। वीकली वॉइस, डॉन वतन, ये स्टार्ट हुआ था भोपाल में।
तो ये जो न्यूज़पेपर्स थे इन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा मध्य प्रदेश के लोगों को इनकरेज करने में, ताकि वो फ्रीडम के लिए फ़ाइट करें और नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस ने भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा लोगों को गैदर करने में। नेशनल मूवमेंट के टाइम पे काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन एंगेज हुई इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द मूवमेंट्स एंड डिड क्रिएटिव वर्क्स, काफ़ी कुछ क्रिएटिव वर्क करा इन ऑर्गेनाइजेशंस ने। हम देखते हैं कि प्रिंसली स्टेट्स में प्रजा मंडल्स बनी, यही हम मेनली देखते हैं प्रिंसली स्टेट्स में। हमने रीवा में देखा, इंदौर में देखा, तो यहाँ पे प्रजा मंडल्स इस्टेब्लिश हुई थी। ग्वालियर के अंदर प्रजा मंडल इस्टेब्लिश नहीं हुई थी, वहाँ पे अलग एसोसिएशन स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा पब्लिक सर्विस एसोसिएशंस ये भी इमर्ज हुई थी इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन के रूप में। तो काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस इस्टेब्लिश हुए थे। यहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे, अपने व्यूज़ को डिस्कस करते थे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करते थे, जिससे काफ़ी आसानी से ज़्यादा लोग नेशनल मूवमेंट से जुड़े। तो ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा था इस समय पे। सबसे पहले जो एसोसिएशन है उसका नाम है गुरुकुल, ये 1929 में इस्टेब्लिश हुई थी सतना में। इसके बाद में हम देखते हैं हिंदुस्तानी सेवा दल, जो कि 1931 में इस्टेब्लिश हुई। इसके बाद में हम देखते हैं चरखा संघ, ये रीवा में इस्टेब्लिश हुई। इसके अलावा ग्वालियर राज्य सेवा संघ और हरिजन सेवक संघ, ये दोनों ही ग्वालियर में हुई थी। पब्लिक सर्विस एसोसिएशन, ये 1939 खरगोन में हुई थी। इसके बाद में ग्राम सेवा कुतिर, ये 1935 में सेंधवा में हुई थी, ये खरगोन में आता है। खरगोन बड़वानी वाले रीजन के पास आता है सेंधवा। इसके बाद में सेवा समिति, ये बैतूल में हुई थी। सेवा मंडल रतलाम में, ज्ञान प्रकाश मंडल ये इंदौर में हुई थी। इस तरीके से काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस इमर्ज होकर आई थी इस पर्टिकुलर टाइम में। आपको न्यूज़पेपर के नाम कौन सा कहाँ पे पब्लिश हुआ था और कौन सी एसोसिएशन कौन से एरिया से बिलोंग करती है, ये दोनों पता होना चाहिए। ओके, काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टी, काफ़ी सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी इंडिया में इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जिनके कस्टम्स कांग्रेस से डिफर थे, बट इनकी इम्पॉर्टेंस कांग्रेस जितनी ही थी। ये जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हम इस समय पे देखते हैं, उनकी इम्पॉर्टेंस कांग्रेस की तरह ही काफ़ी ज़्यादा थी। ये काफ़ी लोगों को गैदर कर रही थी ताकि एक साथ आके ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर सकें। तो यहाँ पे हमारा जो हिस्ट्री का पार्ट है, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, वो फिनिश होती है। हमने सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा है। आई डोंट थिंक सो कि इसके बाहर कोई ऐसा टॉपिक है जो हमारा छूटा होगा। हमने मैक्सिमम चीज़ों को डिटेल में कवर करा है, जितने डिटेल में हो सकता है उतने डिटेल में, और इससे ज़्यादा बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ एग्ज़ाम में बन सकता है। तो यदि आप ये सीरीज़ देखते हैं और ये सारे लेक्चर्स आपने देखे हैं, अराउंड 21 लेक्चर्स हैं, तो आपका मध्य प्रदेश की हिस्ट्री का पूरा पोर्शन कवर हो चुका होगा। इसके अलावा हिस्ट्री के अंदर बचता है कुछ मॉन्यूमेंट्स, जो हो सकता है हमारे किसी टॉपिक में रह गए हों, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। जो मॉन्यूमेंट और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ये टॉपिक हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा इस पर्टिकुलर टॉपिक से अब और कुछ नहीं बचता। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स देख लेंगे, ताकि वो भी इसी समय हाथों हाथ कवर हो जाए हमारा, कहाँ पे कौन सा मॉन्यूमेंट है और किसने इस्टेब्लिश करा था। ये चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी जो लास्ट MPPSC प्री का पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि मांडू का जहाज महल किसने बनवाया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं, इसलिए हम मॉन्यूमेंट्स को एक बार डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और ज़्यादा मोटिवेट होकर मैं इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू।